फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 11th का चैप्टर 6, जिसका नाम होगा भू आकृति प्रक्रियाएं। अभी तक हमने पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी परपटी के बारे में जाना, उसके विकास क्रम के बारे में जाना, भू परपटिक प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ, ये सभी हमने जानकारी पढ़ी है, जानी है। और आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में जिस धरातल पर हम रहते हैं उसके विषय में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम धरातल है वो बनता कैसे है, इस धरातल पर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, भू आकृतियां कैसे बनती हैं। हमें इतना तो पता है कि ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, लेकिन इनके बनने के पीछे जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, धरातल असमतल क्यों है। ठीक है, ये समतल नहीं है, असमतल है। ठीक है, समतल क्यों नहीं है इसके बारे में बात करें तो सर्वप्रथम भू परपटी जो है वो क्या है, गत्यात्मक है। गत्यात्मक अर्थात गतिशील है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो प्लेट्स होती हैं, विवर्तनीय की प्लेट्स होती हैं, वो हमेशा चलायमान रहती हैं। ठीक है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलायमान रहती हैं। तो भू परपटी कैसी है, गत्यात्मक है। ये क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। भू परपटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर से जो आंतरिक बल है, ठीक है, उन जो भीतर से जो निर्माण करते हैं, जो निर्माण कर रहे हैं इस किसका, धरातल का, उनमें पाए जाने वाले सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात इसको समझेंगे, जो पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, वही कारण होती हैं बाह्य प्रक्रिया को प्रभावित करने में। कि आपका बाह्य रूप कैसा होगा वो आंतरिक क्रियाओं पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझेंगे, उत्तरदायी होता है मूलतः जो धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बलों से अनवरत प्रभावित होता है। ठीक है, क्या होता है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है उससे, उस बल से भी वे क्या होता है, प्रभावित होता रहता है। और निश्चित रूप से आंतरिक बल भी सक्रिय रहता है। तो बाह्य बल सूर्य की ऊर्जा और आंतरिक बल आपको पता ही होगा कि पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, प्लेट्स जो ऊर्ध्वाधर गति करती हैं, क्षैतिज गति करती हैं, तो उन सबसे ये प्रभाव पड़ता है। बात करें बाह्य बलों के बारे में तो बाह्य बलों को बहिर्जनिक और आंतरिक बलों को अंतर्जनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की जो क्रियाओं का परिणाम होता है, उनके कारण उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन गर्तों का भराव बनता है। तो बहिर्जनिक बलों और आंतरिक बलों के कारण क्या होता है, उभरी हुई आकृतियों का विघर्षण और बेसिन गर्तों का भराव होता है। भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में बात करें तो धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को क्या कहते हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहती हैं। ये इसकी एक डेफिनेशन थी। ठीक है, आगे बात करें प्रकृति के किसी भी तत्व जैसे वायु, जल, हिम इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम होते हैं को भू आकृति कारक कहा जाता है। अर्थात जो हिम होता है, जल होता है, जल पहाड़ों से कट के आता है। ठीक है, पहाड़ों से कट के आता है, मिट्टी लेके आता है, तो यह भी एक कारक हो गया भू आकृति बनने का। फिर बात करें हिम के बारे में, हिम के साथ भी क्या होती है, बहुत सारे कटाव होते हैं। पहाड़ है, पहाड़ से हिम आ रहा है या झरना बह रहा है तो वहां से कटाव हो जाता है, तो वो भी भू आकृति बनाने में कारक होता है। वहीं वायु है, वायु अपने साथ बहुत सारी धूल मिट्टी लेके आती है और वो कहीं और निक्षेप कर दे तो एक टीला रूपी बन जाता है, तो वो भी एक कारक है। क्या है, वायु। ठीक है, भू आकृति का अलग अलग रूप देने में ये सब कारक का काम करते हैं। अंतर्जनित प्रक्रियाओं के बारे में बात करें तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृति प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख स्रोत होती हैं। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाएं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी जो ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह, भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण जो अंतर्जनित बल हैं उनके कार्य समान नहीं होते हैं। ठीक है, किसके कारण, भूतापीय प्रवणता एवं अंदर की जो ऊष्मा प्रवाह रहती है या भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता का जो अंतर है
उसके कारण अंतर्जनित बलों का कार्य भी समान नहीं होता है। आपको पता होगा भूपर्पटी की मोटाई में अंतर है, ठीक है। सबसे ऊपर की जो आपको देखने को मिलेगी जिस पर हम रहते हैं सतह, वो 200 किलोमीटर कुछ गहरी है, वहीं मेंटल जो है उससे ज़्यादा गहरा है। तो इस प्रकार से जो अंतर है वो भी क्या होता है, अंतर्जलित जो बल होते हैं उनके कार्यों में समान रूप से जो प्रभाव नहीं डाल पाता है। अतः विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह असमतल होती है, ठीक है। बात करें पटल विरूपण के बारे में, सभी की प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित एवं निर्मित करती है पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। दोबारा से इसको समझिएगा, सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित या निर्मित करती हैं वो पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। प्रक्रियाओं के बारे में बात करें, तीक्ष्ण वलयन के कारण से पर्वत निर्माण, भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली प्रवर्तनी प्रक्रिया, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी क्रियाएं हो गई, या अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचालन के कारण उत्पन्न भूकंप हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, पटल विरूपण के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं हैं जो पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचालन करने में प्लेट विवर्तनी की भूमिका, ये सब सभी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, ये सब क्रियाएं आती हैं आपके पटल विरूपण के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे पढ़ें, आगे देखें ज्वालामुखीता के बारे में बात करें तो ज्वालामुखी के अंतर्गत पिघली हुई शैलें, लावा, ये सब और इनका संचलन अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है, ठीक है। जो ज्वालामुखी है वो जो लावा आता है वो भी कहाँ से आता है, पृथ्वी के अंदर से ही आता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी जो प्रक्रिया है, ज्वालामुखीता जो है वो पृथ्वी के जो अंतर्गत पिघली हुई लावा है उसके शैलो या लावा जो भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण इनके अंतर्गत क्या होता है, सम्मिलित होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ज्वालामुखीता के बारे में, ठीक है। और थोड़ी सी जानकारी लें ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी जो है वो एक आंतरिक प्रक्रिया है, ठीक है, अंतर्जनित ये बल है। चूंकि लावा जो होता है उसका तापमान इतना अधिक होता है कि वह धरती को चीर कर भी बाहर आ जाता है, ठीक है। बात करें बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के बारे में, बहिर्जनिक प्रक्रिया अपनी अर्थात बहिर्जनिक अर्थात पृथ्वी की बाहरी वायुमंडलीय जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, बहिर्जनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिकी कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ऊपर गई हुई वस्तु नीचे आएगी ना, तो ये कार्य कैसे करेगा, ढलान वाले। आपने हमेशा देखा होगा जो नदियों का फ्लो है, आप इससे समझ सकते हैं, हमेशा नदियों का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर होगा, जिससे आप हमेशा राज्यों की ऊंचाई और नीचाई का भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि उत्तराखंड है तो वो ऊंचाई पर है, तभी तो वहाँ से जो नदियाँ बह के आती हैं, गंगा आती है, वो नीचे वाले क्षेत्रों में आती है। क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे ढलान है, ठीक है। तो इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त तो सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता रहता है, जैसे कि नदियों का प्रवाह, ठीक है। ठोस पदार्थ में प्रतिबल एवं खिंचाव से उत्पन्न, ठोस पदार्थ में प्रतिबल जो होता है वो खिंचाव से उत्पन्न होता है, इससे विकृति प्रेरित होती है। अपक्षय के बारे में बात करें, अपक्षय क्या है, अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है, ठीक है। कहाँ के, धरातल के पदार्थों पर की गई प्रक्रिया इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है, जिसमें अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो अलग या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। अपक्षय के बारे में बात करें तो अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
शैलो के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसके बारे में हमें जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा समरी है तो हम समरी की तरह ही इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अपक्षय प्रक्रियाएं जो हैं वो तीन प्रमुख प्रकार से होती हैं, रासायनिक, भौतिक और जैविक। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले तो रासायनिक में अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण, शैलों का अपघटन, विलयन और न्यूनीकरण जो है का कार्य करते हैं। ठीक है, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ये कुछ रासायनिक प्रक्रिया हो गई। बात करें यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया के बारे में, तो भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया में अनुप्रयुक्त बलों के बल पर निर्भर करती है। ठीक है, ये क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं। ये अनुप्रयुक्त बल हो सकते हैं जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अत्यधिक भार, दबाव, ठीक है, तापक्रम में परिवर्तन, ये सब जो है ये आपकी भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बात करें जैविक कार्य प्रक्रिया के बारे में, तो जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय, वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। जैसे कि हम बात करें केंचुआ, दीमक, चूहे, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों को बिल खोदने एवं वेजिंग के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है? नई सतहों का निर्माण होता है। तो यह भी एक जैविक प्रक्रिया है जो अपक्षय का प्रकार में आती हैं। ठीक है, आगे हम बात करें अपक्षय के महत्व के बारे में, तो अपक्षय का महत्व शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण, प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि अपरदन एवं वृहत संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। अपक्षय किसके लिए? अपक्षय का महत्व क्या है? शैलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही नहीं, बल्कि अपरदन एक एवं वृहत संचलन के लिए भी यह उत्तरदायी होता है। क्या? अपक्षय। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखता वनों की देन है तथा वन अपक्षय प्रवाह की गहराई पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। यदि शैलों का अपक्षय न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अपक्षय और अपरदन दोनों क्या है? पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे के बिना वजूद नहीं है। अपरदन का कोई महत्व नहीं रह जाता है यदि अपक्षय नहीं होगा। वृहत संचलन के बारे में जानकारी ले। वृहत संचलन क्या है? तो वृहत संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। अर्थात जब कोई झरना या पहाड़ से आती हुई नदी अपने साथ पत्थर, कंकर, मिट्टी लेकर आती है तो वह क्या है? वृहत संचलन है। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सीधे ढाल के अनुरूप स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने सुंदरवन या सुंदर जो बेसिन है, सुंदरवन का बेसिन देखा होगा, वो किसका कारण है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ढाल के अनुरूप मिट्टी कंकड़ को लाकर एक जगह छोड़ देना, निक्षेप कर देने के कारण ही इतना बड़ा बना है। बात करें वृत्त संचलन की सक्रियता के जो कारक हैं वो इस प्रकार हैं। जो कारक आते हैं प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार को हटाना, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि करना, पदार्थों की प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों की स्नेह द्वारा उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटाना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों से कंपन उत्पन्न होना, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव होना, झीलों, जलाशयों एवं नदी से भारी मात्रा में जल निष्कासन या प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश करना वृत्त संचलन की सक्रियता के ये कारक हो सकते हैं। इनके कारण क्या होगा? वृत्त संचलन होगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में इनमें से कुछ भी आ जाए या इनमें से जो मैंने आपको बताया इससे कुछ अलग दिया हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये सब कारक होते हैं वृत्त संचलन के। संचलन के निम्न तीन रूप होते हैं: अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह और स्खलन। अनुप्रस्थ विस्थापन के बारे में बात करें कि अनुप्रस्थ विस्थापन क्या होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं।
अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह और स्खलन। स्खलन अर्थात भूस्खलन, लैंडस्लाइड आपको पता ही होगा। प्रवाह अर्थात जो प्रवाह होता रहता है, जल का प्रवाह होता है, मिट्टी का प्रवाह होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना प्रवाह कहते हैं। विस्थापन, अनुप्रस्थ विस्थापन हो गया, इस चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ पे विस्थापित कर दिया तो ये विस्थापन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। अपर्दन एवं निक्षेपण के बारे में बात करते हैं। अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबों की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। अंडाकार शैलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो यह अपर्दन की भू आकृति कारक जैसे कि प्रवाही जल, हिमानी वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है ले जाते हैं, जो कि इन कारकों की गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करती है। अर्थात ये चलायमान है, धाराएं, लहरें, वायु और जल ये सब चलायमान है तो ये इनकी गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करती है। निक्षेपण अपर्दन का ही परिणाम है। अर्थात यहाँ से ये जो निक्षेपण, ये जो अपर्दन हुआ यहाँ से काट कर दूसरे स्थान पर ले गई, लेकिन ले जाने के बाद जब वहाँ पे छोड़ा उस चीज़ को, मिट्टी को, कंकड़ को, पत्थर को, तो वो क्या हुआ, वो निक्षेपण कहलाया। ठीक है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर छोड़ने की जो प्रक्रिया होगी वो निक्षेपण कहलाएगी। अब निक्षेपण की परिभाषा देखें तो निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में, ठीक है, वेग में जब कमी आ जाती है तो परिणाम स्वरूप अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जब नदी का जल तेजी से आएगा और कहीं आकर उस समतल जगह पर, ऊपर से ढलान पर तो तेजी से आ रहा है, लेकिन जहाँ समतल हो जाएगा तो वहाँ धीरे धीरे चलेगा और चलने के बाद जहाँ वो अपने मिट्टी को लाए हुए कंकड़ पत्थर अवसादों को छोड़ देगा वो निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाएगी। बात करें मृदा निर्माण के बारे में। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिससे बहुत ही रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रिया अनवरत चलती रहती है। मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है। यह वृद्धि का माध्यम भी है और यह एक परिवर्तनशील एवं विकास उन्मुख तत्व है। बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती भी हैं। ठीक है, बात करें मृदा निर्माण की प्रक्रिया में तो मृदा निर्माण सर्वप्रथम अपक्षय के पर निर्भर करती है। यह अपक्षय प्रवाह ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। पदार्थों के निक्षेप, बैक्टीरिया, निकृष्ट पौधे जैसे कि काई हो गया, लाइकेन हो गया, इनके द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवाह एवं निक्षेप के अंदर जो गुण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। क्या होते हैं, गौण जीव होते हैं जो निक्षेपण के साथ आते हैं, वो इनमें आश्रय प्राप्त कर लेते हैं और इनके अंदर मर भी जाते हैं। तो जीव एवं पौधों के मृत अवशेष क्या बनाते हैं, ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। और क्या होता है उसके बाद, प्रारंभ में क्या होता है, मिट्टी के बनने की जो प्रक्रिया है प्रारंभ में होता है जो गौण घास एवं फंड्स की वृद्धि हो जाती है, हो सकती है। बाद में अपक्षयों, ठीक है, बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों, पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। तो मिट्टी में जो जीव उत्पन्न होते हैं, पौधे उत्पन्न होते हैं, ये उसकी प्रक्रिया के बारे में है। पौधों की जड़ें नीचे तक पहुंच जाती हैं, जिससे क्या होता है, पौधों की जो जड़ें हैं वो धरती के नीचे पहुंच जाती हैं। और बिल बनाने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, इन कणों को ऊपर लाते हैं। ठीक है, मिट्टी को इसके ऊपर लाते रहते हैं, बिल बनाते हैं, ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों का एक पुंज छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है। और इस प्रकार जल धारण की जो क्षमता होती है और पेड़ों की जो जड़ें होती है, अर्थात मानो ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ हो गया किसके कारण, पक्षियों द्वारा बीज लाए गए। ठीक है, ये पेड़ उत्पन्न हो गया, उसके बाद इसकी जड़ें क्या हुई, धरती में नीचे पहुंच गई। लेकिन वहीं एक जीव है जो बिल बना रहा है, उसकी जो क्या है, उसकी जो आदत है वो क्या है, बिल बनाने की। तो वो यहाँ पे मिट्टी को खोदता रहेगा, अंदर खोदेगा तो क्या होगा, वो स्पंजनुमा, छिद्रनुमा हो जाएगी। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे जल जो होगा, वर्षा जल जो होगा वो पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा और वायु भी पौधों की जड़ों तक, वायु के प्रवेश क्या होंगे, मृदा तक पहुंच जाएंगे, जिसके कारण परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है मृदा का निर्माण, ये हमने पूरी प्रक्रिया पढ़ ली। मृदा के निर्माण के कारक के बारे में बात करें तो शैलें, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं और समय, ये सब कारक हैं मृदा के निर्माण में। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। हमने बहुत कुछ अच्छा डिटेल में पढ़ा। आप आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा।
तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें डिलाइट आईएएस, जहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ और डेली क्विज देखने को मिलेगी। और जो भी क्लासेस डिलाइट आईएएस के चैनल पे आती हैं उनके नोटिफिकेशन भी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रीलिम्स से रिलेटेड होती हैं यूपीएससी 2023 के लिए, वो आपको वहीं पर मिल जाएंगी। थैंक यू।